नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज ग्रामीण परिवेश की जो यूपी लेखपाल की क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। और उसमें जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पशु गणना और पशु रोग से संबंधित चीज़ें, उसी में आगे देखते हैं। तो उसमें आगे आता है दुग्ध उत्पादन। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन की बात करें, अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें शीर्ष पे जो देश आता है वो है भारत। और जो इसमें श्वेत क्रांति जो कि वर्गीज कुरियन से रिलेटेड थी, उसमें हुए प्रयासों के बाद, ओके, जो कि जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद जो उसमें डिफरेंट एफर्ट्स किए गए, बहुत सारे जो प्रयास किए गए, उसके प्रयासों के बाद अ, जो दुग्ध उत्पादन में एक बहुत बड़े लेवल पे वृद्धि देखी गई। और उस वृद्धि के बाद जो भारत में दुग्ध उत्पादन की कमी थी, तो श्वेत क्रांति के बाद, है ना, वो भारत शीर्ष स्थान पे आ जाता है विश्व में। ठीक है, तो 1998 से भारत प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका आता है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर चीन और उसके बाद ब्राजील। ठीक है, तो अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में से एक है। भारत में दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी है? ठीक है, तो 2018-19 में जो पशु गणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो भारत में दुग्ध उपलब्धता है वो 394, ठीक है, 394 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, इतना दूध अवेलेबल है। ठीक है, 394 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। कुल उत्पादन में जो शीर्ष पे राज्य है, जो शीर्ष स्टेट है, जो टॉप पे स्टेट है, वो है उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर आता है और सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में होता है। तो कुल उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, तो इसमें दुग्ध उपलब्धता राज्यवार। अब कहने का मतलब यह है कि जितना प्रोडक्शन दूध का होता है, ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लूं रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जितना प्रोडक्शन किसी भी स्टेट में दुग्ध का होता है, जो कि आपको मैंने बताया था कि भैंसों की संख्या में भी जो उत्तर प्रदेश है वो शीर्ष पर है। ठीक है, तो जो दुग्ध उत्पादन टोटल होता है उसको अगर टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो उस राज्य के लिए दुग्ध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी होगी ये निकल के आता है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में, पूरे भारत में शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य है, परंतु यहाँ की जनसंख्या भी सर्वाधिक है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब इसको जनसंख्या से डिवाइड करेंगे टोटल मिल्क प्रोडक्शन को, तो ये बहुत नीचे चला आता है, 7वें पोजीशन पर आता है। ठीक है, तो आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो राज्यवार अगर उपलब्धता देखें तो पंजाब इसमें शीर्ष पर आता है, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान, 4th नंबर पर गुजरात और 7th नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो भी सजेशन है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, इस तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेथड आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। नोट इसमें देखिए 1964 to 65 मीन्स 1964-65 में जब चाइना और पाकिस्तान के साथ जो वॉर होती है, इंडिया का जो युद्ध होता है, और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ये रियलाइज करते हैं कि भारत में खाद्यान्नों की कमी हो रही है और गेहूं पे पूरी तरीके से, गेहूं उत्पादन में भी भारत पूरी तरीके से डिपेंडेंट था अमेरिका पे। ठीक है, अमेरिका ने भी मना कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ आप युद्ध बंद करिए, नहीं तो हम गेहूं नहीं देंगे। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय कहा था लोगों से, देश के लोगों से, कि एक बार दिन में उपवास रखें, व्रत रखें। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसको कहा गया इंटेंसिव एनिमल, है ना, प्रोग्राम, सघन पशु कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसका मूल उद्देश्य ये था कि किस तरीके से जो दुधारू पशु हैं उनमें ऐसी नस्लों को इंट्रोड्यूस किया जाए, ऐसी नस्लों को लाया जाए जिससे कि दुग्ध उत्पादकता हमारे देश की बढ़ सके। ठीक है, तो इंडो स्विस कार्यक्रम, यहाँ पे इंडिया और स्विस, ठीक है, स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, वहाँ की जो ब्रीड्स थी, जो नस्लें थी, उनको मिलाकर, उनका क्रॉस कराकर जो नस्लें बनाई गई। इंडो जर्मन कार्यक्रम, ऑस्ट्रेलियन कार्यक्रम, इंडो उच्च कार्यक्रम। तो इस तरीके के बहुत सारे
कार्यक्रम चलाए गए और उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाए। और इन सब के पीछे जो सूत्रधार थे, जिन्होंने मेन प्रयास किया, वो थे वर्गीज कुरियन, जिनका जो डे है 26 नवंबर, उस दिन पे हम लोग दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो फिर से देखिए, भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में से एक है। दूसरे नंबर पर अमेरिका, फिर पाकिस्तान, चीन और ब्राजील। भारत में दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति 394 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन राज्यवार अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो वो 7th पोजीशन पर आता है और शीर्ष पर आपका पंजाब, फिर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात आते हैं। इसके देखते हुए एक सघन पशु कार्यक्रम तृतीय पंचवर्षीय योजना 1964-65 के अंतर्गत चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि दुधारू जो पशु हैं उनकी नस्लों को सुधारना, विभिन्न ऐसी नस्लों को डेवलप करना जिससे कि दूध का, मिल्क का प्रोडक्शन देश में बढ़े और मिल्क के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जो मैंने बताया कि 1964-65 में एक सघन पशु कार्यक्रम की शुरुआत की गई, सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उसी के आगे ये सारी चीज़ें, ये सारी योजनाएं रही। 1965 में राष्ट्रीय विकास बोर्ड, 1965 में राष्ट्रीय विकास बोर्ड जिसकी स्थापना की गई गुजरात में। ठीक है, 1965 में राष्ट्रीय विकास बोर्ड की स्थापना गुजरात में की गई। उसके बाद 1970 में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई। ठीक है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया और किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जो कि 3 चरणों में चला। पहला चरण था 1970 से 78, दूसरा था 78 से 85 और तीसरा था 85 से 95। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया वर्गीज कुरियन द्वारा, जो 3 चरणों में चलाया गया, 1970 से 78 के बीच, 78 से 85 और 1985 से 1995 तक। और इसके जो रिजल्ट आए, इसके जो परिणाम आए, उन्हीं परिणाम के स्वरूप ही भारत 1998 से दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देश बन गया। ठीक है, तो श्वेत क्रांति के नाम से इन तीनों चरणों को जाना गया और पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से, ये याद रखेंगे। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। ठीक है, 26 नवंबर जो कि वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है, उसी दिन को दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1923 में अंग्रेजों के समय इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी खोली गई, जिसको बाद में 1955 में करनाल जो कि हरियाणा में शिफ्ट कर दिया गया और उसका नाम दिया गया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, हरियाणा। ठीक है, याद रखेंगे। तो 1965 में राष्ट्रीय विकास बोर्ड गुजरात में स्थापना होती है। 1970 में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना होती है और 1970 में ही ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है वर्गीज कुरियन द्वारा 3 चरणों में। वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ये 3 चरणों में चला, 1970 से 78, 78 से 85 और 85 से 95। 3 चरणों में इनमें जो भी प्रोग्राम थे, विभिन्न कार्यक्रम इसमें चलाए गए और जिसका रिजल्ट ये हुआ, जिसका परिणाम ये आया कि 1998 में भारत शीर्ष देश बन गया दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन का जन्मदिन दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1923 में अंग्रेजों के समय इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी खोली गई, जो कि 1955 में करनाल, हरियाणा में जिसको शिफ्ट कर दिया गया और आज उसका नाम क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हरियाणा में है। ठीक है, देख लीजिए इसको। अगला इसमें एक और देखते हैं जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित योजना है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 से शुरुआत किया गया देश में। उसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया? तो 28 जुलाई 2014 से। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे
कि जो स्वदेशी गाय की नस्लें हैं उसमें सुधार करना, ठीक है, जो स्वदेशी गाय की नस्लें हैं उनमें सुधार करना, वैज्ञानिक साइंटिफिक मैथडोलॉजी यूज करना, वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना जिससे कि अच्छे हेल्दी स्वस्थ पशु बने रहें और उनमें जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो ना, आनुवंशिक सुधार व पशुओं की संख्या में वृद्धि करना, आनुवंशिक सुधार करना और पशुओं की जो संख्या है उसको बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन व उत्पादकता, ठीक है, मीन्स मिल्क प्रोडक्शन और किस मेथडोलॉजी से मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा हो, उत्पादकता, ठीक है, उसमें वृद्धि पर जोर देना। ठीक, तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो कि 28 जुलाई 2014 को शुरू हुआ था उसका उद्देश्य था। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, जीके फैक्ट्स में देखिए मैंने कुछ प्रमुख झीलें लास्ट क्लास में बताई थी, डल झील, उलर झील है ना जो जम्मू कश्मीर की थी, तरसल झील, बैरीनाग झील, मानसबेल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील है ना, नागिन झील, ये सारी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। उसी जीके फैक्ट्स में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कुछ 2 राज्यों की, एक तो हिमाचल प्रदेश सूरजताल झील, उसके बाद उत्तराखंड नैनी झील या नैनीताल झील, भीमताल है ना, देवताल और खुरपाताल, जहां पे भी ताल लगा हुआ है सूरज ताल को छोड़कर बाकी सारी चीजें उत्तराखंड में आती हैं। तो नैनीताल झील, भीमताल झील, देवताल झील और खुरपाताल झील। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी या जो भी आपका सजेशन है। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और अपनी तैयारी खूब अच्छे से करिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।